मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। जैन जंगल में था क्योंकि उसको फल जमा करने थे। वो बहुत भूखा था, इसलिए वो वहीं दरख्त के नीचे बैठ गया। उसने कुछ फल खाए और कुछ जमा कर लिए। जब वो घर जाने लगा तो उसने गौर किया कि दरख्त के तने के निचले हिस्से में सुराख है। उसने अपना सर उस सुराख के अंदर डाला, फिर ऊपर देखा तो उसको खुला आसमान नजर आया। दरख्त काफी खोखला था। वो दरख्त के खोखले तने में कूद गया। दरख्त की दूसरी तरफ भी सुराख था। उसने वहां से बाहर की तरफ देखा। ये कितनी अच्छी जगह है छुपने की, वो तेज आवाज में बोला। कोई भी मुझे बाहर से यहाँ नहीं देख सकता। उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। जैन ने फैसला किया कि वो अपनी नई आवाज सुनने के लिए गाना गाए। जब वो गाना गा चुका तो उसने फैसला किया कि वो घर जाए, लेकिन फिर उसने सुना कोई बातें करते हुए उसकी तरफ आ रहा है। वो उस आवाज को जानता था। ये अली की आवाज थी। वो दोनों एक ही स्कूल में होने के साथ साथ हम जमात भी थे। वो गाने की आवाज यहीं से आ रही थी। अली ने कहा, लेकिन मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा। क्या तुमने देखा आलियान? नहीं, आलियान ने जवाब दिया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ जंगल में कोई इंसान हो सकता है। उधर जैन उनकी बातों के दौरान दरख्त के अंदर छुपा रहा। जब वो दोनों खामोश हो गए, वो आहिस्ता मगर भारी आवाज में बोला, अली और आलियान, तुम मेरी जमीन पर क्या कर रहे हो? थोड़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अली ने डरते हुए पूछा, ये किसने कहा? मैं बोलने वाला दरख्त हूँ, जैन ने कहा। हर चीज जो जंगल में है वो मुझसे ताल्लुक रखती है, और जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें मेरा हुक्म मानना होगा। अगर तुमने मेरी हुक्म अदोली की तो मैं तुम्हारे घर में आकर तुम्हें पकड़ लूंगा जब तुम सो रहे होगे। अब जाओ और मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। ठीक है ए बोलने वाले दरख्त, आलियान ने लरसते हुए कहा। हम तुम्हारे लिए ताज़ा फल ढूंढते हैं और अभी लाकर देते हैं। जैन हंसा और उन दोनों के आने का इंतजार करने लगा। अली और आलियान चंद मिनट बाद लौटकर आए और उनके हाथ ताज़ा फलों से भरे हुए थे। उन्होंने सारे ताज़ा फल दरख्त के खोखले तने में डाल दिए। ये बहुत अच्छा खाना है ए अच्छे दरख्त, आलियान बोला। हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हें पसंद आएगा। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, जैन ने जवाब दिया। अब तुम दोनों घर जाओ, लेकिन याद रखो तुमने मेरे और इस जगह के बारे में अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हें मेंढक में बदल दूंगा। तुम दोनों रोज सुबह सवेरे स्कूल जाने से पहले मेरे लिए ताज़ा फल लाकर दोगे। अब जाओ। जब तक अली और आलियान चले नहीं गए, जैन ने वहीं इंतजार किया। फिर वो दरख्त से निकल गया। वो बहुत खुश था। अगर अली और आलियान को पता चल गया कि बोलने वाला दरख्त कौन है तो वो बहुत गुस्सा होंगे, उसने सोचा। वो बहुत डर गए थे। डरपोक ही। जैन बुलंद आवाज से हंसने लगा। अगली सुबह का वक्त था। चिड़ियां चहक रही थी। मौसम बहुत खुशगवार था। जैन जल्दी उठ गया और खोखले तने वाले दरख्त की जानिब बढ़ने लगा। रात को बहुत तेज बारिश हुई थी, जिसकी वजह से जमीन गीली थी। जैन लंबे लंबे ढक बढ़ता हुआ दरख्त की तरफ जा रहा था। बिलाखिर वो दरख्त तक पहुंच गया और उसके सुराख के अंदर दाखिल हो गया। अब वो अली और आलियान का इंतजार करने लगा। अभी चंद मिनट गुजरे होंगे कि उसे दूर से अली और आलियान दरख्त की तरफ आते हुए नजर आए। उन्होंने एक बड़ा सा थैला और एक जूस का गिलास उठाया हुआ था। वो चीजें उन्होंने दरख्त के सुराख में डाल दी। जैन ने भारी आवाज में कहा, बहुत शुक्रिया लड़कों, अब तुम स्कूल जाओ, लेकिन कल आना मत भूलना। अली और आलियान चहलकदमी करते हुए वापस जा रहे थे कि अचानक आलियान रुका। उसने अली के कंधे पर हाथ रखा और कुछ सोचकर बोला, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बोलने वाला दरख्त है। क्या तुमने वो निशान नहीं देखे जो मिट्टी पर थे? वो किसी इंसान के लगते हैं। मेरा ख्याल है कि कोई दरख्त के अंदर छुपा हुआ है और वो हमें बेवकूफ बना रहा है। नहीं, मैंने गौर नहीं किया, अली ने कहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम छुप जाते हैं और देखते हैं कि कोई इस रास्ते में वापस तो नहीं जा रहा। चंद मिनट बाद उन्होंने देखा कि जैन गुनगुनाता हुआ उस रास्ते से आ रहा है और उसके हाथ में खाने से भरा हुआ थैला और जूस का गिलास था। उफ, ये जैन था। अली हैरत ज़दा रह गया। क्या हम इस पर कूदे और इसको डराएं? उसने आलियान से पूछा। अभी नहीं, आलियान ने कुछ सोचते हुए कहा। मेरे पास इससे बेहतर आइडिया है, आओ मेरे साथ। आलियान के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। आलियान भागता हुआ खोखले दरख्त के पास पहुंचा। अली ने उसकी पैरवी की। वो बहुत एहतियात से पैरों के निशानात को देखते हुए
آخرکار درخت کے سوراخ تک پہنچ گئے اور ان کو سمجھ آ گیا کہ زین نے ان کو کیسے بے وقوف بنایا۔ دوپہر کے وقت تک اسکول ختم ہو گیا تھا۔ علی اور عالیان جنگل میں گئے اور 2 بڑی اور کچھ چھوٹی لکڑیاں تلاش کی۔ پھر انہوں نے ان لکڑیوں کو سیڑھی بنانے کے لیے استعمال کیا۔ اس کے بعد دونوں نے وہ سیڑھی جھاڑیوں میں چھپا دی۔ اگلی صبح زین دوبارہ درخت کے سوراخ میں جا کر چھپ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ اچانک علی اور عالیان درخت کے پاس بھاگتے ہوئے آئے۔ صبح بخیر اے اچھے دوست، علی بولا، میں نے تمہارے لیے پھلوں کا جوس خریدا ہے۔ میں درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہوں اور تمہارے منہ میں جوس انڈیل دیتا ہوں۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں کرنا، زین چلایا، تم اسے سوراخ کے قریب رکھ دو۔ لیکن علی تیار تھا۔ وہ سیڑھی پر چڑھ کر درخت کے اوپر پہنچ گیا۔ پہلے وہ ہنسا، پھر اس نے پورا جوس زین کے اوپر انڈیل دیا۔ زین کھانسا اور چیخا۔ وہ چپکنے والا مادہ اس کی ناک اور آنکھوں میں داخل ہو رہا تھا۔ پھر عالیان سیڑھی پر چڑھا اور بولا، میں تمہارے لیے شہد لایا ہوں۔ کچھ کیڑے مکوڑے اس کے اندر ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں نہیں کاٹیں گے۔ کوئی میری مدد کرو۔ نہیں، زین پھر چیخا۔ لیکن عالیان سیڑھی پر چڑھ چکا تھا۔ اس کے پاس شہد تو نہیں تھا، البتہ ایک بڑا مرتبان تھا جو سنہرے تیل سے بھرا ہوا تھا۔ عالیان نے وہ تیل زین کے سر پر انڈیل دیا۔ زین نے بہت کوشش کی کہ وہ اس کو ہٹا لے، لیکن وہ بہت چکنا تھا۔ زین اب پھلوں کے جوس اور تیل میں ڈوب گیا۔ چلے جاؤ، وہ چیخا، اب تم دونوں کو دوبارہ بولنے والا درخت کے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زین نے شدید غصے سے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے زین، علی نے شرارت سے کہا، ہم تمہارا حکم مانیں گے۔ علی اور عالیان جنگل سے باہر جانے لگے اور وہ دونوں شرارتی ہنسی ہنس رہے تھے۔